हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो फिर आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एकदम याद से नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा। उससे होता क्या है ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होगा, चाहे कोई लाइव क्लास हो, कोई अपडेट हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, तो उसकी जानकारियां, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाती हैं। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करते। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स हैं सर? तो एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, जाकर के आप चेकआउट कर लीजिएगा। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी बाकायदा अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जरा कहानी को शुरुआत देने वाले हैं। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर है 13, न्यूक्लियाई है चैप्टर का नाम। उसके अंदर अब हम कहां पे आ चुके हैं सर? कॉन्सेप्ट ऑफ मास डिफेक्ट एंड मास एनर्जी रिलेशन। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, उसका डिस्कशन इसी वीडियो के अंदर होने वाला है। ठीक है, तो मास डिफेक्ट क्या होता है, कैसे वो चीज जुड़ती है मास एनर्जी रिलेशन के साथ में, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है न्यूक्लियस की, ये सारी की सारी चीजें आपको इसी पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मिलने वाली हैं। तो फिर बिना आपका ज्यादा समय लिए लेकर के चलते हैं आपको इसके पहले वाले स्लाइड के ऊपर। ठीक है, देखिए ये वाला जो फॉर्मूला है ना, E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, ये बहुत फेमस फॉर्मूला है। ठीक है, मतलब कुछ नहीं भी अगर आपको फिजिक्स में पता है ना, तब भी समहाउ कहीं ना कहीं आपका वास्ता आपने कहीं ना कहीं तो देख ही लिया होता है इस वाले फॉर्मूले को, E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर को। ठीक है, अच्छा इसी से ना थोड़ा सा मिलता जुलता फॉर्मूला एक, मतलब बस दिखने में सेम है ये फॉर्मूला, बाकी अंतर इसमें जमीन आसमान का है, लेकिन दिखने में सेम फॉर्मूला सर एक ये भी था। एंड दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे क्या होता है, जब भी कोई पार्टिकल जिसका मास m है अगर वो मूव कर रहा है विथ अ वेलोसिटी v, ठीक है, तब उसके साथ में जो काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड होती है उसे दिया जाता है इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। एंड नॉट जस्ट पार्टिकल, एनी फाइनाइट साइज बॉडी भी। ठीक है, जैसे मान लो कि तुम्हारा मास 60 kg है। ठीक है, एक साइकिल पे तुम बैठ गए हो, साइकिल का मास मान लो कितना है, 25 kg है। अब तुम साइकिल चला रहे हो तो ये बच्चा और वो जो साइकिल है, ये जो चाइल्ड और साइकिल सिस्टम बन चुका है ना 60 + 25 kg का, ये एक फाइनाइट मास का सिस्टम है। ठीक है, और ये मूव कर रहा है विद सम फाइनाइट वेलोसिटी। तो उस एनर्जी को उस समय जो एनर्जी आई है बिकॉज ऑफ दैट मोशन, उस एनर्जी को कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी गिवन बाय दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग मास है ना, m क्या है, m है अपने पास में एग्जिस्टिंग मास ऑफ द सिस्टम। m क्या है अपने पास में, m इज द एग्जिस्टिंग मास ऑफ द सिस्टम। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर एग्जिस्टिंग मास मतलब कोई डिसअपियरिंग मास भी होता है क्या? हाँ भाई, डिसअपियरिंग मास भी होता है और एग्जिस्टिंग मास तो अपन जानते ही हैं। पूरा 11th क्लास की जो मैकेनिक्स थी वो इसी पर बेस्ड थी, 11th की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो हाफ mv स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला होता है उसमें m इज गोइंग टू बी द एग्जिस्टिंग मास ऑफ द सिस्टम। लेकिन सर फिर यहाँ पे आपने इसको कॉन्ट्रास्ट में क्यों बताया? यहाँ पे आपने लिखा इक्वल टू mc स्क्वायर, आपने कहा था कि बस दिखने में फॉर्मूला सेम है लेकिन जमीन आसमान का अंतर है, तो ये कॉन्ट्रास्ट क्यों आ गया? क्या इसका मास अलग है, इसका मास अलग है? बिल्कुल अलग है। उसके पहले जरा देखो, इसकी वेलोसिटी भी तो अलग है और इसकी वेलोसिटी भी अलग है। ये एक फाइनाइट, एक बहुत ही छोटी सी नॉर्मल जनरल लाइफ वेलोसिटी हो सकती है v। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड, मैक्सिमम 15 मीटर पर सेकंड, कितनी भी लेके चलते। ठीक है, लेकिन एकदम 10 टू द पावर समथिंग समथिंग में नहीं जाता ये। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो स्पीड है ना वो दरअसल नॉर्मल स्पीड नहीं है, दिस इज बेसिकली इक्वल टू द स्पीड ऑफ द लाइट। ठीक है, और स्पीड ऑफ द लाइट क्या होता है सर? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अच्छा, लाइट की भी स्पीड जो है ना वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। जैसे मीडियम डेंसर होना शुरू हो जाता है तो लाइट की स्पीड जो है वो कम हो जाती है, और इस बात को हम लोग पढ़ चुके हैं कहां पे? ऑप्टिक्स में पढ़ चुके हैं सर। ठीक है, फिलहाल के लिए यहाँ पे E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर में जो वेलोसिटी है वो है दरअसल वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस या वैक्यूम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है ना, इस फॉर्मूले में बेसिकली क्या होता है, आइंस्टाइन ने जब ये फॉर्मूला दिया था तो उन्होंने एक चीज कही थी कि जब भी कभी भी अगर कोई मास गायब हो जाता है तो फिर वो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करके जाता है। ठीक है, और इसका जो सही रेलेवेंस है ना वो आपको नजर आता है न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर ही। ठीक है, कैसे नजर आएगा मैं सब चीजें बताऊंगा, लेकिन अभी बस आइंस्टाइन का जो एनर्जी मास रिलेशन है इसका जो जिस्ट है जरा वो पकड़ो कि आइंस्टाइन ने क्या कहा था। आइंस्टाइन ने ये कहा था कि जब भी
कभी भी कोई मास एम मास, ठीक है, जब भी कभी भी कोई मास एम मास अगर डिसअपियर हो जाता है, क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, तो वो एक इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करके जाता है और उस एनर्जी को दिया जाता है इस वाले फॉर्मूले से E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मास है वो एग्जिस्टिंग मास है, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम ये वाला जो मास है ना, दिस इज द डिसअपियर्ड मास, ठीक है, ये जो मास है सर, ये कैसा मास है, दिस इज द डिसअपियर्ड मास। ये कैसा मास है सर, ये है अपने पास में डिसअपियर्ड मास और वो है अपने पास में एग्जिस्टिंग मास। तो ये इनके बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस पॉइंट होता है, ठीक है। ओके सर, दिस रिलेशन मीन्स दैट व्हेन अ सर्टेन मास m, इस रिलेशन का मतलब क्या होता है सर, इस रिलेशन से मतलब दरअसल ये निकलता है कि जब भी कोई मास m अगर डिसअपियर हो जाता है, दिस रिलेशन मीन्स दैट व्हेन अ सर्टेन मास m डिसअपियर्स, तो एक इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है E के बराबर की, ठीक है, और इतनी सी बात होती है, इसको अपन कहते हैं एनर्जी मास इक्विवेलेंस। तो जब भी कोई मास m अगर डिसअपियर हो जाता है तो वो एक इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी E प्रोड्यूस करके जाएगा, गिवन बाय द फॉर्मूला E is equals to mc square, ठीक है। Now the mass of the particle measured in a frame of reference in which the particle is at rest is called as its rest mass, ठीक है भाई। जैसे मान लो अभी ये स्टाइलस है, ये यहाँ पे रखा हुआ है, इसका जो मास है जितना भी आ रहा होगा 15 ग्राम 20 ग्राम, वो अपने पास क्या हो जाएगा, वो कहलाएगा इसका रेस्ट मास, ठीक है, वो अपने पास में क्या कहलाएगा, इसका रेस्ट मास कहलाएगा। सर कुछ मतलब फिर वेरिएबल मास भी होता होगा, अगर ये रेस्ट मास है कुछ वेरिएबल मास भी होता होगा, बिल्कुल होता है। अगर कोई पार्टिकल मूव करने लगे, अगर कोई पार्टिकल मूव करने लगे ऐसी वेलोसिटी के साथ विच इज कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो उस केस में बॉडी का मास जो है ना वो वेरी करना शुरू कर देता है, बॉडी का मास जो है वो हल्का सा बढ़ा हुआ नजर आता है। तो पहले मैं चाहूंगा कि पहले आप ना जरा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहां पे आपके दिमाग में क्या बात फिट कर दी गई है कि जब भी कोई मास m अगर डिसअपियर हो जाता है तो वो एक इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी E प्रोड्यूस करके जाता है, ठीक है सर, ये वाला फंडा क्लियर हो गया। अब रेस्ट मास पे यहाँ पे बात खत्म हो रही थी, अब मैं आपको लेके आता हूँ वेरिएबल मास पे, ठीक है। तो उसी के आगे एक हैशटैग नोट का पॉइंट डाल देना, उसमें लिखते हैं, उसमें लिखना अपन शुरू करते हैं कि whenever a body is moving with वेलोसिटी v, और ये कोई नॉर्मल वेलोसिटी नहीं है, ये वेलोसिटी है कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, उसी के ऑर्डर में होगी। तो व्हेनेवर अ बॉडी इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, और ये वेलोसिटी है कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट विच इज कंपेरेबल to the velocity of light in vacuum, तब उस केस में क्या होता है कि बॉडी का जो मास है ना वो वेरी हो जाता है, ठीक है। देन its mass is variable, mass, ठीक है, जिसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे सिर्फ m से, then its mass is variable mass represented by m, ठीक है। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है, सही वाला फंडा बकायदा पूरा क्लियर है। अब रेस्ट मास को अपन ने m नॉट से करना होता है रिप्रेजेंट, उस बात को भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि द रेस्ट मास, जो रेस्ट मास है उसको अपन m नॉट से करेंगे रिप्रेजेंट, द रेस्ट मास इज गिवन बाय m नॉट, ठीक है। अब इसका जो सर फॉर्मूला होता है ना, जो इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जरा उस पर आप फोकस करते हुए चलिएगा। इस फॉर्मूले में रेस्ट मास का रिलेशन होगा विद द वेरिएबल मास, ठीक है। इस फॉर्मूले में क्या होगा सर, इस फॉर्मूले में रेस्ट मास का वेरिएशन होगा, रिलेशन होगा विद वेरिएबल मास। तो m इज इक्वल्स टू m नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इसको मतलब अपन v बाई सी का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। आगे पूरी बात समझ में, यस सर, ये वाली पूरी बात समझ में आ गई है। तो m इज इक्वल्स टू m नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा सर, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला होता है जो रिलेट करता है रेस्ट मास को विद द वेरिएबल मास, ठीक है। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया, पक्का। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 1 से छोटा होगा, तो m की वैल्यू m नॉट से बड़ी होने वाली है, ठीक है, m की वैल्यू m नॉट से बड़ी होने वाली है। क्लियर, यस सर, पूरा क्लियर है। इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके रख लिया होगा। इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया था क्या, तो ये स्लाइड पर जो चीजें लिखी ना बुलेट पॉइंट्स के अंदर, बेटा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। ओके डन सर, पक्का पक्का
श्योर हो? बिल्कुल श्योर है सर। आगे बढ़ते हैं फिर अब। ओके, द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पार्टिकल वुड बी एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है भाई, अगर रेस्ट मास एम नॉट के बराबर है तो रेस्ट मास की एनर्जी कितनी हो जाएगी सर? एम नॉट सी का स्क्वायर हो जाएगी, विच इज इनॉर्मसली लार्ज। इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा लार्ज क्यों है? क्योंकि आप इसके अंदर देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ सी की वजह से बहुत वैल्यू जो है ना वो बड़ी हो चुकी है। बिकॉज सी क्या होता है सर? सी इज बेसिकली द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसका भी स्क्वायर करना है 9 × 10⁻16। ठीक है, उसके बाद इफ टी इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल देन इट्स टोटल एनर्जी इज गिवन बाय, भाई ये रेस्ट मास की एनर्जी प्लस टोटल काइनेटिक एनर्जी, इसको अपन जोड़ देंगे। ठीक है, आ गया समझ में? यस सर, ये वाली बात समझ में आ गई है। उसके बाद यहां पे आप चेक कर सकते हैं एम इज कॉल्ड एज इफेक्टिव मास या फिर वेरिएबल मास कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे आप क्लियरली देख रहे हैं कि एम की वैल्यू एम नॉट से बड़ी है, जो कि मैंने आप लोग को इस वाले फॉर्मूले के दौरान ही बता दिया था कि भाई यहां पे डिनोमिनेटर 1 से छोटा है तो एम की वैल्यू एम नॉट से काफी बड़ी होने वाली है। ठीक है, ओके सर, डन 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 डन। अगला वाला स्लाइड यहां पे पेश किया जाए। ठीक है ना, ये चीज तो पूरी क्लियर हो चुकी है। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना होगा, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं। नोट कर लिया इस चीज को? यस सर, बिल्कुल नोट कर लिया। अगले वाले पे आते हैं बेटा। आगे कहानी में क्या लिखा हुआ है? इन न्यूक्लियर एंड एलिमेंट्री पार्टिकल इंटरेक्शंस बोथ द कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी एंड द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू मास टेक्स प्लेस। ठीक है, दिस इज द रीजन बिकॉज ऑफ विच द टू क्लासिकल लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको यूनिफाई करके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी कर दिया गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द सम ऑफ मास एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, बिकॉज कन्वर्जन हो रहा है इसके बीच में, तो उसको अपन ने यूनिफाई कर दिया एक सिंगल लॉ के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मास, the sum of mass energy of a system of particle is the same। ठीक है, summation of mass energy of the system of particle is the same। ठीक है, वो वेरी नहीं करेगा, इसलिए इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, एनर्जी मास कहते हैं, कंजर्वेशन कहते हैं बेसिकली। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपन न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर। तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को पढ़ने के लिए मैंने पहले भी कहा था कि आपके दिमाग में सबसे पहले ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या कहना चाहता है। ठीक है, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या कहता है कि जब भी कोई मास अगर डिसअपीयर होगा तभी वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एंड दिस एनर्जी इज गिवन बाय ई। और ये अपने पास में क्या होता है? दिस इज द गायब होने वाला मास, डिसअपीयर्ड मास। अगर कभी मैं कहूं कि कोई मास गायब हुआ है तो वो किस में कन्वर्ट हुआ होगा सर? तुम क्या कहोगे? एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा। ठीक है, अब उसको अपन कैसे रिलेट करेंगे सर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी से? तो अब मैं आप लोगों को बताता हूं इसके बारे में पूरी कहानी। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले जो समझना जरूरी है वो हो जाता है अपने पास में क्या सर? मास डिफेक्ट। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है समझना सर? मास डिफेक्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा अपने नोट्स में ना आप एक डाल दें हेडिंग, और वो हेडिंग अपने पास में क्या होगी सर? मास का डिफेक्ट होगा। ठीक है, मास का डिफेक्ट होगा मतलब कुछ तो भी मास में कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो रही है, कुछ तो ऐसा हो रहा है जो अजीब सा लग रहा है मास के साथ साथ। ठीक है, इसलिए उसे कहा जा रहा है मास डिफेक्ट। इसलिए उसे क्या कहा जा रहा है सर? मास का डिफेक्ट कहा जा रहा है इसको। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स फोकस। जैसे मान लीजिए किसी अपन न्यूक्लियस की बात करते हैं। ठीक है, मैं अब रफ डेटा यहाँ पे आपके सामने पेश कर रहा हूँ। दिस इज द रफ डेटा। ठीक है, बिकॉज मैं आपसे ग्राम्स वैम्स में बात करने वाला हूँ। बिकॉज देखो क्या होता है, अगर मैं आपसे बात करूंगा ना एएमयू के टर्म्स में, एटॉमिक मास यूनिट के टर्म्स में, तो वो चीज़ क्या है ना कि एकदम हम फेमिलियर नहीं हो उसके साथ साथ। ठीक है, बट अगर मैं ग्राम्स के टर्म्स में बात करूंगा तो फिर ऑब्वियसली हम सर वहाँ पे तो फेमिलियर होते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए फॉर इंस्टेंस अगर अपन लेते हैं कि अपने पास में कोई न्यूक्लियस था। ठीक है, इसके पास में 17 ग्राम के प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, अपने पास में 17 ग्राम के इसके पास में क्या आ गए थे? प्रोटॉन्स आ गए थे, और इसके पास में 18 ग्राम के न्यूट्रॉन्स आ गए थे। ठीक है, ये 17 ग्राम क्या था अपने पास में? प्रोटॉन्स का मास। 17 ग्राम अपने पास में क्या था सर? प्रोटॉन्स का मास। और न्यूट्रॉन्स क्या है सर? हल्के से भारी होते हैं, तो इसको अपने ले लिया 18 ग्राम। ठीक है, ये अपने पास क्या हो जाएगा? मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, ऑल द न्यूट्रॉन। दिस इज द मास ऑफ ऑल द न्यूट्रॉन्स। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में? तो अब आप ये समझते हैं कि सर न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं। अगर मैसिव पार्टिकल की मैं बात करूं तो प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ब्रॉडली। तो अगर आप न्यूक्लियस का मास निकालना चाहेंगे तो उसका सिंपल अप्रोच क्या होगा कि भाई सारे के सारे प्रोटॉन्स का मास ले लो, सारे के सारे न्यूट्रॉन्स का मास ले लो और दोनों को ऐड कर देना, तो आपको जो मिलेगा दैट शुड बी द मास ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, दैट शुड बी द मास ऑफ द न्यूक्लियस। लेकिन 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 जब इसमें सच में ऑब्जर्व किया गया ना, ठीक है, तो ऑब्जर्व्ड मास जो था ना वो 17 + 18 मतलब 35 नहीं आया, 35 से कम आया। ठीक है, तो देखो एस्टिमेटेड मास कितना होगा? एस्टिमेटेड मास ऑफ द न्यूक्लियस शुड बी
एस्टिमेटेड मास ऑफ द न्यूक्लियस कितना होना चाहिए सर एस्टिमेटेड मास? तो एस्टिमेटेड मास ऑफ द न्यूक्लियस शुड बी 17 ग्राम प्लस 18 ग्राम, मतलब 35 यूनिट्स के बराबर का अपने पास में एस्टिमेटेड मास होना चाहिए था। ठीक है, ये जो हमने इसको देखा कि एस्टिमेट करा, बट जो ऑब्जर्व्ड, जो फाइनली ऑब्जर्व्ड मास आता है ना, वो हल्का सा कम आता है। ठीक है, बट होता क्या है कि फाइनली ऑब्जर्व्ड मास इज लेस देन द एस्टिमेटेड मास। ठीक है, फाइनली ऑब्जर्व्ड मास ऑफ द न्यूक्लियस, किसकी बात चल रही है सर? न्यूक्लियस की बात चल रही है। तो फाइनली द ऑब्जर्व्ड मास ऑफ द न्यूक्लियस इज स्लाइटली लेस देन द इज स्लाइटली लेस देन द मास एस्टिमेटेड। ठीक है, जो ऑब्जर्व्ड मास है ना, दिस इज स्लाइटली लेस देन द मास एस्टिमेटेड। इसका मतलब सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा सर? इसका मतलब ये कुछ मास गायब हुआ है। ठीक है, तो फॉर इंस्टेंस अपन कितना मान लेते हैं? फॉर इंस्टेंस अपन मान लेते हैं कि 33 ग्राम्स आ रहा है, 33 यूनिट्स आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया सर कि कुछ ना कुछ मास तो गायब हुआ है फॉर श्योर। भाई देखो, हमारे हिसाब से नॉर्मल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट लगाते हुए मैं चलूं तो मुझे क्या समझ में आता है? अगर मुझे न्यूक्लियस का मास निकालना है तो प्रोटॉन्स के मास को और न्यूट्रॉन्स के मास को मैं जोड़ दूंगा, मिल जाना चाहिए न्यूक्लियस का मास। तो 17 प्लस 18 करा 35 ग्राम्स, 35 यूनिट्स ले लेते हैं, दिस शुड बी द मास ऑफ द न्यूक्लियस। लेकिन जब एग्जैक्टली ऑब्जर्वेशंस लगाए गए, जब उसको तरीके से देखा गया तो उसका मास कम आ रहा था, 35 नहीं आ रहा था, 35 से कम आ रहा था। ठीक है, 35 से कम आ गया, मतलब भाई ये क्या हो गया? ये तो मास गायब हो गया ना। अब ये मास गायब हो रहा है और ये हर जगह क्लियरली एविडेंट है, हर न्यूक्लियाई के साथ में ऐसा हो रहा है कि उसमें कुछ ना कुछ मास गायब हो रहा है। कहीं ज्यादा मास गायब हो जाता है, कहीं थोड़ा सा कम मास गायब हो रहा है, लेकिन मास गायब जरूर हो रहा है, मास का डिसअपियरेंस जरूर हो रहा है। इसको देखते हुए एक बात समझ में आई थी कि आइंस्टाइन ने कहा था अपने एनर्जी मास रिलेशन में कि यार जब भी कभी भी कोई भी मास अगर गायब हो रहा है ना, तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? वो जरूर किसी एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर भी जब कंपोजिशन की बात चल रही है तो वहां पर भी कुछ मास गायब हो रहा है, तो सर वो मास किस में कन्वर्ट हो रहा है? तो वो मास न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। मास गायब हुआ, एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। अब तो बस ये मालूम लगाना है, ये पता लगाना है कि वो किस एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, मास तो गायब हो गया, दैट इज फॉर श्योर, लेकिन वो किस एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है? तो आप न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर मैटर का मास गायब हुआ है, तो वो न्यूक्लियस की ही बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है। देखिए, न्यूक्लियस का काम क्या होता है कि सारे के सारे प्रोटॉन्स को, सारे के सारे न्यूट्रॉन्स को बांध करके रखना, डिस्पाइट ऑल द इंटर प्रोटोनिक रिपल्शन। सारे के सारे प्रोटॉन्स को, सारे के सारे न्यूट्रॉन्स को बांध करके रखना, बाइंड करके रखना। ठीक है, इस बाइंडिंग में क्या एनर्जी नहीं जा रही होगी? सर बिल्कुल जा रही होगी। क्या वो एनर्जी आपने दी थी? नहीं सर, हमने नहीं दी थी। तो कहां से आई वो एनर्जी? अरे यही वाला मास गायब हो गया और वही कन्वर्ट हो गया किसमें सर? न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी में। जितना ज्यादा मास गायब होगा ना, उतना ज्यादा न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, बिकॉज मास गायब होके जा कहां रहा है? न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी बन रहा है। तो फिर जितना ज्यादा मास गायब होगा उतनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी बनेगी, और जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी बनेगी उतना ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा फंडा क्लियर है सर, बाकायदा पूरा फंडा क्लियर है। तो एस्टिमेटेड मास वाज अप्रोक्सीमेटली 35 यूनिट्स, लेकिन जब अपन ने पूरा ऑब्जर्व किया तो वो आया 33 यूनिट्स। इसका मतलब some masses disappeared। ठीक है, therefore some masses disappeared, therefore some mass is disappeared। और जो मास डिसअपियर्ड हुआ है ना, वो कितने का मास डिसअपियर हो गया सर? वो 2 यूनिट्स का। 35 आना चाहिए था, 33 आया, इसका मतलब 2 यूनिट का मास जो है सर वो डिसअपियर हो चुका है। therefore some mass is disappeared, and ये जो मास डिसअपियर हुआ है वो किस में कन्वर्ट हो गया है सर? वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है, एंड इज कन्वर्टेड टू सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी। ठीक है, सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी ये कहा था आइंस्टाइन ने। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको स्पेसिफिकली पता है कि किस एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है सर? न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी में। ठीक है, तो सम मास इज डिसअपियर्ड एंड इट इज कन्वर्टेड टू द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, एंड इट इज कन्वर्टेड टू द बाइंडिंग एनर्जी, and this is converted to the binding energy of the nucleus। ठीक है, तो अगर ये मास गायब नहीं होता तो न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्जन नहीं होता। पक्का आगे मेरी बात समझ में? और सर यहाँ पे जो मास गायब हुआ है ना, ठीक है, यहाँ पर जो मास गायब हुआ है उसी को अपन कहते हैं मास डिफेक्ट। ठीक है, इतना मुझे कंफर्मेशन दे दो, ये वाली बात समझ में आ गई है क्या? इतना मुझे कंफर्मेशन चाहिए। कैसे बेटा? कमेंट सेक्शन में फायर इमोजीज देते हुए चलना। ठीक है, यस सर।
बिल्कुल पूरा फंडा समझ में आ गया। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, इस डिफरेंस को ही कहा जाता है क्या सर, मास डिफेक्ट। ठीक है, इस डिफरेंस को ही कहा जाता है मास डिफेक्ट। मेरे ख्याल से आप लोगों ने इन सारी चीजों को तो नोट डाउन करके रख लिया होगा। अब मैं आपको बता दूं इसमें, अब देखो क्या करेंगे अपन इसको, ये तो अपना पूरा एक रफ एग्जांपल था ना। अब अपन आते हैं एक्सप्रेशन या फॉर्मूला फॉर द मास डिफेक्ट। उसके पहले अपन डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सर मास डिफेक्ट को अपन कैसे करेंगे डिफाइन, तो एक स्लाइड पे भी लिखा होगा और एक मैं आपको यहां पर भी लिख के दिखा देता हूं कि मास डिफेक्ट को अपन डिफाइन कैसे करेंगे। इट इज जस्ट द डिफरेंस, ठीक है। 35 कैलकुलेटेड था और ऑब्जर्व कितना हुआ 33, तो वो डिफरेंस कितने का है, 2 का है, ठीक है। उसी को बोलते हैं मास डिफेक्ट, ठीक है। तो मास डिफेक्ट इज डिफाइंड as mass defect is defined as the difference, mass defect is defined as the difference between the calculated mass, between the calculated या फिर estimated mass कह लो, between the calculated या estimated mass of nucleus and the observed mass of the nucleus, ठीक है, and the observed mass of the nucleus, ठीक है, and the observed mass of the न्यूक्लियस एंड द ऑब्जर्व्ड मास ऑफ द न्यूक्लियस, इसे कहा जाएगा अपने पास में क्या सर, मास डिफेक्ट कहा जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसका जरा एक बार अपन फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो भाई और अपने पास एस्टिमेटेड मास कैसे निकाला गया होगा सर, एस्टिमेटेड मास निकाला गया होगा कैसे, मास ऑफ ऑल दी प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ ऑल दी न्यूट्रॉन्स करके, ठीक है। तो मास ऑफ ऑल द प्रोटॉन्स, एस्टिमेटेड मास कैसे निकलता है, मास ऑफ ऑल दी प्रोटॉन्स प्लस अपन कर देंगे मास ऑफ ऑल दी न्यूट्रॉन्स, ठीक है। मास ऑफ ऑल दी प्रोटॉन्स प्लस अपन कर देंगे मास ऑफ ऑल द न्यूट्रॉन्स, ये करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा सर, मास ऑफ द न्यूक्लियस आ जाएगा, ठीक है। ये था एस्टिमेटेड मास जो कि आया था अपने पास में 17 प्लस 18 करके अपने पास कितना हो गया था 35, लेकिन इवेंचुअली कितना आ गया, तो अपने पास अपन से करते हैं मास ऑफ द न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस ऑब्जर्व्ड, हमने कितना न्यूक्लियस का मास ऑब्जर्व किया था, मास ऑफ द न्यूक्लियस ऑब्जर्व, ठीक है। अब जरा इसमें अपन चीजों को लिखना शुरू करते हैं। देखिए यहीं से आता है अपने पास में क्या, मास का डिफेक्ट। देखिए मास ऑफ ऑल दी प्रोटॉन्स की अगर बात की जाए तो एक प्रोटॉन का मास कितना होता है सर, मास ऑफ 1 प्रोटॉन, ठीक है। अपने पास में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है सर, अपने पास में z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। प्लस क्या आता है सर, मास ऑफ ऑल द न्यूट्रॉन्स, तो अपने पास में एक न्यूट्रॉन का मास कितना होता है m सबस्क्रिप्ट n, और अपने पास में कुल मिलाकर के कितने न्यूट्रॉन्स हैं सर, तो अपने पास में कुल मिलाकर के a माइनस z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। कुल मिलाकर के a माइनस z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, तो ये अपने पास में आ चुका है पूरा का पूरा मास ऑफ ऑल दी प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ ऑल दी न्यूट्रॉन्स, माइनस अपन क्या करेंगे सर, माइनस अपन कहते हैं कितना मास हमने ऑब्जर्व किया। तो भाई ये 17 आया था मेरे एग्जांपल के हिसाब से, दिस वाज 17 यूनिट्स, दिस वाज 18 यूनिट्स, और मतलब 17 प्लस 18 इज 35 यूनिट्स, लेकिन इवेंचुअली जो मास अपन ने ऑब्जर्व किया वो कितना आ गया सर, 33 यूनिट्स आ गया। तो वो जो डिफरेंस है ना इन द मासेस, इसे कहा जाता है मास डिफेक्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाली बात जानदार शानदार तरह से समझ में आ गई होगी, एंड दिस इज द रिस्पेक्टिव फॉर्मूला फॉर मास का डिफेक्ट, ठीक है। मास डिफेक्ट का एग्जांपल बता दिया, मास डिफेक्ट का डेफिनेशन दे दिया आप लोग के सामने, और मास डिफेक्ट का एक ही बहुत ही प्यारा सा एक छोटा सा डेरिवेशन भी आपको करके दिखा दिया गया है। दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला फॉर मास का डिफेक्ट। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यही जो मास गायब हुआ है ये किस में कन्वर्ट होने वाला है सर, ये बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट होने वाला है, ठीक है। यही जो मास गायब हुआ है सर ये किस में कन्वर्ट होने वाला है, ये मास अभी बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट होने वाला है। तो अब जरा यहाँ पे देखना शुरू करते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली होती क्या है, और उसके बाद तो बाइंडिंग एनर्जी को समझाने के लिए मास डिफेक्ट समझाना पहले बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैंने समझा दिया है मास डिफेक्ट, अब जरा यहां पे इसकी थ्योरी से भी गो थ्रू अपन हो जाते हैं, ठीक है। तो पूरा स्पेक्ट्रम कवर हो जाएगा अपना। An atomic nucleus is a stable structure, बिल्कुल सही बात है सर, nucleus is a stable structure, ठीक है। Therefore, nucleons is in every nucleus are bound together with short range interacting forces called as nuclear forces. Nucleus अगर stable है इसका मतलब क्या है कि nucleus का जो अंदर का जो पूरे nucleons है ना, they are binded towards each other, बहुत अच्छे से binded है और बहुत ही अच्छे strong forces काम कर रहे होंगे, nuclear force strongest force of nature, ठीक है। चलिए सर, nuclear forces काम कर रहे होंगे। उसके बाद अब होता है क्या है ना, a definite amount of work has to be done to separate the nucleon
न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस टू सच अ डिस्टेंस दैट देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन देम, ठीक है, एक न्यूक्लियॉन और दूसरा न्यूक्लियॉन, अभी ये बाइंडेड है विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। अब मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा ताकि मैं इन दोनों न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट कर दूं, और इतना सेपरेट कर दूं तो इन्फिनाइट डिस्टेंस अपार्ट कि इनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन ना रह पाए, ठीक है भाई। अब ये इन्फिनाइट डिस्टेंस अपार्ट क्या होता है भाई, दो न्यूक्लियॉन्स के लिए ना अगर मैं बोलता हूं 30 फर्मी मीटर तो वो भी इन्फिनाइट डिस्टेंस अपार्ट है। क्यों भाई, सबके लिए इन्फिनिटी एकदम वो नहीं होता कि भाई बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर, ऐसा नहीं होता है। जब उनके बीच में इंटरेक्शन ही ना रह पाए इसका मतलब दे आर सेपरेटेड टू इन्फिनाइट डिस्टेंस अपार्ट, ठीक है। न्यूक्लियस में बेसिकली क्या होता है ना कि अगर आप डिस्टेंस को ना, अगर दो न्यूक्लियॉन्स के बीच की दूरी अगर 10⁻⁸ मीटर के अगर नीचे आ गई है ना तो फिर वहां पे क्या होता है कि कभी कभी उनमें रिपल्शन शुरू हो जाता है, उसके बियॉन्ड है तो अट्रैक्शन रहता है। आई मेरी बात समझ में? तो यहां पे आपको क्या चीज समझनी चाहिए अच्छे से कि अगर दो न्यूक्लियॉन्स को मैं इन्फिनाइट डिस्टेंस अपार्ट कर रहा हूं सो दैट उनके बीच में कोई फर्दर इंटरेक्शंस नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर आपको जो वर्क करना पड़ा दो न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करने के लिए उसको आप बाइंडिंग एनर्जी कह सकते हैं, ठीक है। अगर दो न्यूक्लियॉन्स बाइंडेड हैं बाय एनर्जी ऑफ 100 जूल, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं मैं, ठीक है, अगर दो न्यूक्लियॉन्स बाइंडेड हैं बाय एनर्जी ऑफ 100 जूल 100 जूल, तो आपको उसको सेपरेट करने के लिए भी 100 जूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने 100 जूल लगाया और वो सेपरेट हो गया, इसका मतलब बाइंडेड भी थे 100 जूल के साथ में, तो बाइंडिंग एनर्जी ऐसे पलट के निकाली जाती है, ठीक है। बाइंड तो हमने किया नहीं था, बाइंडिंग हमने थोड़ी करवाई थी, इसलिए हमको मालूम नहीं था कि भाई कितनी इसकी बाइंडिंग एनर्जी होगी, लेकिन हम सेपरेट तो करवा ही सकते हैं ना यार। तो जब सेपरेट करवाने में 100 जूल लग रहा है और 100 जूल के बाद दो न्यूक्लियॉन्स इतने सेपरेट हो जाते हैं कि उनके बीच में कोई फर्दर इंटरेक्शन नहीं रह पाता, इसका मतलब यह है कि जितनी एनर्जी उनको सेपरेट करने में लगी उतनी ही एनर्जी से वो बाइंडेड भी थे, ठीक है। तो ऐसे रिवर्स में निकाली जाती है बाइंडिंग एनर्जी। चमका a definite amount of work has to be done to separate the nucleons from the nucleus to such a distance that there is no interaction between them, ठीक है। न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं रहना चाहिए। तो ये जो आपने वर्क कराना, दिस वर्क इज अ मेजर ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, दिस वर्क डन इज इक्वल टू द मेजर ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। तो दो न्यूक्लियॉन्स नहीं, मतलब बेसिकली एक न्यूक्लियॉन और एक न्यूक्लियस, ठीक है, इसको सेपरेट करने में जो वर्क लग गया था, ठीक है। ओके, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस is the energy with which nucleons are bound in the nucleus, ठीक है। अब इस बाय डेफिनेशन में न्यूक्लियॉन्स के बीच की एनर्जी के टर्म्स में बाइंडिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस इज द एनर्जी विथ विच द न्यूक्लियॉन्स आर बाउंड इन द न्यूक्लियस, ठीक है। जिस एनर्जी के साथ में न्यूक्लियॉन्स जो है वो बाइंडेड है न्यूक्लियस के अंदर, उसको भी आप बाइंडिंग एनर्जी कह सकते हैं। ओके सर, इट इज मेजर्ड बाय द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स एंड इनफिनाइट डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस so that they may not interact with each other, so that उनके बीच में इंटरैक्शन बिल्कुल ही खत्म हो जाए। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है? यस सर, ये वाला फंडा जानदार शानदार तरह से क्लियर आउट हो चुका है, ठीक है, पक्का? ओके, द ओरिजिन ऑफ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी हैज बीन एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ मास एनर्जी इक्विवेलेंस। बिल्कुल सही बात है सर, मास जो गायब हुआ वो किसमें कन्वर्ट हुआ? बाइंडिंग एनर्जी में। इट इज फाउंड दैट द रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, वही 33 वाला जो अपना आया था, इज ऑलवेज स्लाइटली लेस देन द सम ऑफ ऑल द रेस्ट मास ऑफ ऑल द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। 18 यूनिट्स के न्यूट्रॉन्स आ गए थे, 17 यूनिट्स के प्रोटॉन्स आ गए थे, कुल मिलाकर के 35, लेकिन न्यूक्लियस का रेस्ट मास 33 आया, तो वो लेस आया था, मतलब कुछ मास गायब हुआ, ठीक है। तो दिस इज एज इफ, ये तो देख करके ऐसा लग रहा है एज इफ कुछ मास डिसअपियर हो गया, पहले पढ़ चुके ना अपन, तो अब यहाँ पे सिर्फ इसकी थ्योरी देखनी है, ठीक है। तो दिस इज एज इफ सर्टेन मास इज डिसअपियर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के दौरान कुछ मास जरूर गायब हुआ है, और ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, इसी को अपन कहते हैं मास डिफेक्ट, ठीक है। दिस डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स फॉर्मिंग द न्यूक्लियस, मतलब वही 35 वाला, एंड फाइनल मास ऑफ द न्यूक्लियस, ये जो डिफरेंस आ रहा है इसी को कहा जाता है मास डिफेक्ट। इट इज दिस मास डिफेक्ट विच अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। ये जो मास यहां से गायब हुआ है यही किस में कन्वर्ट हो गया है सर? बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। इट इज दिस मास डिफेक्ट, ये जो मास डिफेक्ट आया अभी 2 यूनिट्स का, दिस मास डिफेक्ट इज बेसिकली कन्वर्टेड इनटू द बाइंडिंग एनर्जी, एंड दिस बाइंडिंग एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग द न्यूक्लियॉन्स ऑल टुगेदर इन द न्यूक्लियस, ठीक है। अगर मास गायब नहीं होता तो बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता, बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता तो फिर बाइंडिंग एनर्जी होती नहीं न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करने के लिए, ठीक है। आ गई ये वाली पूरी बात समझ में? जल्दी मुझे कंफर्मेशन दो बेटा।
जल्दी से कमेंट सेक्शन में फायर इमोजीज भेजते हुए चलिएगा। ओके सर, डन 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 डन, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। अब अपन आते हैं किस पे, एक्सप्रेशन फॉर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर आते हैं। ठीक है, मैं आपको बता चुका था कि जो मास डिसअपियर आपने करवाया या आपने नहीं करवाया, जो मास डिसअपियर हो चुका वो मास किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज द मास डिफेक्ट। ठीक है, अपन आते हैं, सिंपल सी बात है, एक्सप्रेशन फॉर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, डाल लीजिएगा बेटा हेडिंग अच्छी सी प्यारी सी, एक्सप्रेशन, किसका एक्सप्रेशन है सर ये, फॉर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, और क्या है सर ये एक्सप्रेशन, What is the expression for the nuclear binding energy? तो जरा ध्यान दीजिएगा, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू, देखो m इंटू सी का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे डिसअपियर्ड मास, यहाँ पे जो भी मास डिसअपियर होगा उसको अपन ले लेते हैं, दिस इज द डिसअपियर्ड मास इनटू अपन क्या कर लेंगे सर, सी का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द डिसअपियर्ड मास इनटू अपन कर लेंगे सी का स्क्वायर। तो बाइंडिंग एनर्जी, डिसअपियर मास कितना हो रहा है सर, डेल्टा एम इज द डिसअपियर्ड मास इनटू अपन कर देंगे सी का स्क्वायर। ओके सर, डेल्टा एम अपने पास में कितना आ गया था सर, जो अपन ने पहले लिख के रखा हुआ है कि देखिए सर, एक प्रोटॉन का मास इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस एक न्यूट्रॉन का मास इनटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ए माइनस जेड। और उसके बाद में अपने पास में क्या हो चुका था सर, ये हो गया अपने पास में माइनस अपन करेंगे क्या सर, मास ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, तो मास ऑफ द न्यूक्लियस को अपन ने माइनस कर दिया है, और फिर ये इसको अपन मल्टीप्लाई किससे करने वाले हैं सर, इसको अपन मल्टीप्लाई करने वाले हैं सी के स्क्वायर से। ठीक है, इसको अपन बाकायदा मल्टीप्लाई किससे करने वाले हैं सर, सी के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, एंड दिस बिकम्स द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब मास नंबर से। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें मैं आगे लिख देता हूं बेटा कि अगर आपको निकालनी है ना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, अगर आपको निकालनी है ना सर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो क्या करना पड़ेगा भाई, बाइंडिंग एनर्जी और पर न्यूक्लियन का मतलब आप इसको डिवाइड कर देंगे मास नंबर ए से। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन करनी है तो फिर आप इसको डिवाइड कर देंगे मास नंबर ए से। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, और है तो एनर्जी ही तो होगी तो जूल्स में ही। ठीक है, जैसे मास डिफेक्ट है तो वो मास ही ना, तो किस में होगा, अगर आप एटॉमिक स्केल पे जाएंगे तो AMU में होगा, अदरवाइज केजी बोल देना। और ये भी एनर्जी तो है ना, तो सर जूल्स में होने वाली है। इट इज एज सिंपल एज दैट। हालांकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में भी रिप्रेजेंट की जाती है, उसमें कोई दो राय नहीं है सर। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, कमेंट सेक्शन में लिखते हुए चलना बेटा। बता दूं क्या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10 टू द पावर माइनस का 19 जूल्स होता है। क्लियर है? यस सर, ये वाला पूरा फंडा क्लियर है। तो एक्सप्रेशन फॉर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी भी करवा दिया गया है। तो यहीं पे कॉन्सेप्ट ऑफ मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी वाला टॉपिक होता हुआ खत्म। उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक बात जानदार शानदार तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है तो बनता यह है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को फैला दो अपने सारे मित्र मंडल में। सबको ये बात मालूम चल जानी चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी है, तो बड़ी प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहेगी। हम लोग बाकायदा सारे कमेंट्स को चेक करते हुए चलते हैं, बिकॉज आपके ही फीडबैक पे काम करके वीडियोस की जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच लेवल तक पहुंचती है और फिर हम आप तक डिलीवर कर पाते हैं। ठीक है, इसी के साथ खत्म करेंगे इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। उसी के साथ साथ CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो फिर आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।